हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे विच इज सिंपल इक्वेशंस, विच इज अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 7th। इस चैप्टर में हम वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है कि आपके वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और हम वहाँ पे अपनी अननोन वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं माइंड रीडिंग गेम। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आपके पास, मैंने आपको बोला थिंक ऑफ अ नंबर, कि आप एक नंबर के बारे में सोचिए एंड देन आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बोला मैंने? थिंक ऑफ अ नंबर, है ना। मैंने आपको बोला कि आपको एक नंबर के बारे में सोचिए एंड जस्ट थिंक ऑफ अ नंबर एंड मल्टीप्लाई दैट बाय 4। आपने मल्टीप्लाई किया 4 से, ठीक है, आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, है ना। अब उस वैल्यू को जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिली है, उसमें आप ऐड कर दें 5 को, उस पर आप बाद में 5 को ऐड कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ से आप ओरिजिनल नंबर को गेस कर सकते हो। कैसे गेस कर सकते हो? जो मान लेते हैं कि आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज सारा, ठीक है। सारा ने मुझे ये बोला कि व्हेन आई आस्क्ड हर टू डू दीस स्टेप्स, कि उसने एक नंबर सोचा, उसने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 5 से प्लस किया, उसको जो आंसर आया वो था 65। तो अब मैं यहाँ पे उसका ओरिजिनल नंबर कैसे गैस कर सकती हूँ? वो क्या है कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूँ। जो मैंने उससे काम करवाया है मैं उसका उल्टा काम करूँ, अपोजिट काम करूँ। तो मैंने क्या करा, उसको 65 उसका एक्चुअल नंबर था, मैंने उससे 5 प्लस कराया था एंड में जाके मैंने उससे 5 प्लस कराया था। तो मैं उससे 5 माइनस कर दूँ, मैं उसमें से 5 को माइनस कर दूँ, मेरे पास आ गया 60, है ना, मेरे पास आ गया 60। उससे पहले मैंने क्या करा था? 5 को प्लस करने से पहले मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई करवाया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये मेरे पास आ गया 15। मतलब उसका ओरिजिनल नंबर, जो सारा ने ओरिजिनल नंबर अपने माइंड में सोचा था, वो क्या था? 15। क्लियर है बात? यहाँ पर जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने प्लस किया, फिर हमने इसका रिवर्स काम किया टू गेट द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम 60 to 15 तक पहुँचने के लिए जो हमारी जर्नी है, ये जो काम है ये आपका आता है सिंपल इक्वेशंस में। हमें ये हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड अदर ऑपरेटर्स। क्लियर है बात? तो ये तो ऐसे ही एक रफ आइडिया था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम इसको डिटेल में पूरा कवर करेंगे अलॉन्ग विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्लियर है बात? उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक कोर्स लेके आ रहा है फॉर स्पेशली 7th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए, जहाँ पे हम पूरा जो आपका पूरा करिकुलम है, मैथ, साइंस एंड ऑल दिस सब्जेक्ट्स, वो पूरा अच्छे से कवर कराएंगे सिलेबस में। एंड सिर्फ आपकी एनसीईआरटी से नहीं, आपका पूरा ओवरऑल जो भी सिलेबस है, ओवरऑल कंपटीशन लेवल का भी, वो भी हम करवाएंगे। उसके बाद जो आपके फंडामेंटल स्किल डेवलपमेंट है, जो भी आपके स्किल्स हैं उनको डेवलप कराने के लिए भी हम आपको उस टाइप के क्वेश्चंस या उस टाइप से भी आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप बेसिक्स तक ना आप थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर काम कर सके। उसी के साथ आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जैसे को क्या होता है कि हम जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हम कभी कभी चीज़ें समझ तो लेते हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमें वो समझ में भी आ गया एंड बट लेटर क्या होता है कि आपसे कोई पूछ ले कि ये यहाँ पे चीज़ कैसे हो गई, आपको पता है कि हुई है ना, आप समझा नहीं सकते। तो वो एक प्रॉब्लम है जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लेज अ वाइटल रोल। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम आपको हेल्प करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो पाए, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स को भी समझा पाएँ, अपने आपका कोई यंगर सिबलिंग है आप उसको भी समझा पाएँ कि भाई अगर ये चीज़ हुई है तो कैसे हुई, उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब मैथ्स एंड साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन, कि आप कितना ज़्यादा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है बात? उसके बाद उसी के साथ आपका डाउट क्लियरेंस और रिवीजन सेशंस भी होते रहेंगे कि इन केस, बिकॉज देखो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लेवल पे, है ना। आपने आज को चैप्टर पढ़ा है, 2 हफ्ते बाद आपको चैप्टर शायद याद ना रहे बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ रिविजन। तो इट्स बेटर कि हम रिवाइज भी करते रहें और हम उसके डाउट्स भी क्लियर करते रहें रेगुलरली। तो वीकली एंड मंथली आपके डाउट सेशंस भी होते रहेंगे एंड रिविजन्स भी होते रहेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये जो हमारा कोर्स है वो उसका एक्चुअल प्राइस तो 5999 था, बट आफ्टर सम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जिसका जो कूपन कोड है वो है दीक्षा 50 एंड एवरीथिंग इज इन कैपिटल, सब कुछ कैपिटल में, DEEKSHA 50। इस कूपन कोड को लगाने पे आपको वो 6000 का जो कोर्स है वो आपको मिलेगा 3010 में, जो कि आई थिंक इट्स मिनिमल। नो, आप अगर ट्यूशन भी पढ़ने जाओगे तो वहाँ भी बेसिकली आपकी
जो ट्यूशन फीस होती है वो 2 से 5 हज़ार के बीच में लाई तो करती है मंथली, ये मंथली तो नहीं है ना, तो आपको डिस्काउंटेड वैल्यू तो इससे आपका फ़ायदा ये है कि आपका जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें आपके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाएगा, आपके फाउंडेशन पर ध्यान दिया जाएगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करवाया जाएगा, उस पर हम ध्यान देंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इक्वेशन कि इक्वेशन बनती किससे है, किसको हम यूज़ करते हैं इक्वेशंस बनाने के लिए। सबसे पहला टर्म यहाँ पे आता है वेरिएबल्स। सबसे पहला टर्म आता है वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स है क्या? एक कोई अननोन वैल्यू कि मान लेते हैं कि मुझे आपकी एज अभी की नहीं पता, मैं आपकी गेस करूँ कि 6 साल पहले आपकी एज वॉज अबाउट मे बी 10 फॉर एग्जाम्पल, तो मैं गेस कर रही हूँ, है ना। एक कोई अननोन वैल्यू है। जो अननोन वैल्यू होती है, या मैंने बोला कि मैंने 50 डजन एप्पल्स कुछ अमाउंट में खरीदे। अब वो मुझे अमाउंट नहीं पता, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा है तो ये मेरे लिए अननोन अमाउंट हो गया। तो जो अननोन अमाउंट होता है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग वेरिएबल्स, जो कि होती हैं अननोन वैल्यूज। अब इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग लेटर्स, जैसे कि हमने ए ले लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, बी ले लिया, या मल्टीपल वे में हम इनको किसी भी फॉर्म में कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, बट सारे लेटर्स आपके स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर केस में होने चाहिए। यहाँ पे आपके जो ये वेरिएबल्स है वो क्या है? कोई अननोन वैल्यूज़ जिनको हमें फाइंड करना है, जिनका हमें कोई रिलेशन पता है उनके बारे में। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि 5 टाइम्स अ नंबर, अब वो अ नंबर क्या है? मैंने क्या बोला? 5 टाइम्स अ नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि 5 टाइम्स का मतलब होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, और नंबर का क्या मतलब है? कौन सा नंबर, क्या नंबर, है ना। तो हमें नंबर के बारे में नहीं पता, तो हम उस नंबर को कोई वेरिएबल ले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे x ले लिया। क्लियर है बात? तो आप अपने कोई भी रिप्रेजेंटेशन में कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहो अननोन वैल्यूज़ के लिए, तो वहाँ पे आपकी इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट आया, पहला टर्म आया वेरिएबल्स। दूसरा हमारे पास यहाँ पे टर्म है, वो क्या है? एक्सप्रेशन। वो क्या है? एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपने वेरिएबल्स और कुछ वैल्यूज़ को, मतलब आपने वेरिएबल यूज़ किया और साथ में आपने कुछ ऑपरेटर भी यूज़ किए। अब ऑपरेटर में आपके बेसिक 4 ऑपरेटर्स आते हैं, आपका प्लस, आपका माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। आपके बेसिक ये 4 ऑपरेटर्स हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इनमें हमने इनका जो कॉम्बिनेशन कर लिया, जैसे कि मैंने कुछ लिखा 5x + 7, तो यहाँ पे देखो आपका वेरिएबल आ गया, है ना। यहाँ पे देखो ये एक वेरिएबल आ गया, ये वेरिएबल आपका 5 से मल्टीप्लाई होता है, आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लग गया, प्लस आ गया, एडिशन का ऑपरेटर आ गया ना, आपने एक कांस्टेंट भी यूज़ कर लिया। यहाँ पे आपने कोई कांस्टेंट भी यूज़ कर लिया, कांस्टेंट या आपने कोई नंबर भी यूज़ कर लिया, है ना। तो अगर आपके इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि ये लिखा हुआ है 5x + 7, ये आपका क्या है? एक एक्सप्रेशन है। क्लियर है बात? ठीक है, ऐसे ही और भी एक्सप्रेशन हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि ये तो आपका फर्स्ट हो गया, जैसे कि मैंने लिखा 7a - 8, तो यहाँ पे आपका एक वेरिएबल भी आ गया, सब्ट्रैक्शन का आपका ऑपरेटर भी आ गया, आपके कांस्टेंट्स भी आ गए, 7 इंटू कुछ भी हमने कुछ मल्टीप्लाई भी कर लिया, है ना। और ऐसे ही अगर मैंने लिखा 17b, तो ये भी आपका एक्सप्रेशन है, यानी कि 17 इंटू b हो रहा है कुछ, है ना। आपने 17 में b में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, आपका कांस्टेंट भी आ गया, आपका एक कोफिशिएंट भी आ गया। कोफिशिएंट मतलब कि b के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो होती है कोफिशिएंट, और आपका वेरिएबल भी आ गया, है ना। तो इस फॉर्म में आपके जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं अपना एक्सप्रेशन। क्लियर है बात? पक्का? वेरिएबल्स में और एक्सप्रेशन में अंतर ये है कि वेरिएबल्स में हम तो सिर्फ एक अननोन वैल्यू की बात कर रहे हैं, जैसे कि x, y, a या b, है ना। बट जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रॉपर स्टेटमेंट्स आ रही है, प्रॉपर स्टेटमेंट आ रही है। स्टेटमेंट एज इन कि आप कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि आपने 5x + 7 किया है, तो आप ऑपरेटर्स भी यूज़ कर रहे हो, वेरिएबल्स भी यूज़ कर रहे हो, और एक लेवल पर आपके कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे हैं।
क्लियर है बात? ये आपका मेजर डिफरेंस है, ये आपके मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके इक्वेशन के। आपकी इक्वेशन बनती है इन दोनों की ही हेल्प से। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। कि ये तो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए कि आप किन की हेल्प से इक्वेशन बना रहे हो, वो तो आपको मिल गया, बट इक्वेशन होती क्या है ना? इक्वेशन होती क्या? इक्वेशन क्या होती है? इज अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है ऑन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल पे कंडीशन होती है दैट स्टेट्स टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, कि दो एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल है, मतलब कि बैलेंस हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अगर बोला कि 5x + 7, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। क्लियर है बात? फिर मैंने बोला 2x, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है। अगर मैंने बोला कि आपके दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हो गए, दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हो गए यानी कि बैलेंस हो गए, तो ये बन गई एक इक्वेशन। ये क्या बन गई? एक इक्वेशन। यानी कि हमने एक एक्सप्रेशन ये लिया एंड ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन। अगर आपका एक्सप्रेशन वन इक्वल आ गया एक्सप्रेशन 2 के, हमने बैलेंस कर लिया, इक्वल कर दिया, तो ये आपकी क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। और ये आपकी डिपेंड करती है आपके वेरिएबल पे, डिपेंड करती है आपके वेरिएबल पे। क्लियर है बात? ठीक है, आगे वो क्या बोल रहे हैं? इट ऑलवेज हैज एन इक्वालिटी साइन, हमेशा इस पे एक इक्वालिटी का साइन होता है। पीछे वाले में आपके पास वेरिएबल या एक्सप्रेशन में कहीं भी इक्वल का सिंबल कंपलसरी नहीं होता है ना, बट यहाँ पे कंपलसरी है बिकॉज आपकी इक्वेशन है, मतलब कि कोई दो वैल्यूज आपस में इक्वल है, उनका जो स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है उसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्लियर है बात? ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे थे? लेफ्ट साइड LHS, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो आपका राइट हैंड साइड है। अब किसका लेफ्ट, किसका साइड? यहां पे आपका लेफ्ट साइड इक्वल का लेफ्ट साइड एंड इक्वल का राइट साइड, आपके इक्वल टू का लेफ्ट साइड और आपके इक्वल टू का राइट साइड आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी कि बैलेंस्ड होने चाहिए, दोनों की वैल्यूज सेम आनी चाहिए, तभी यह सेटिस्फाई हो सकता है। यही हमारी मेजर कंडीशन है ऑन द वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन में। क्लियर है बात? फिर वो क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन 4x + 5, अब हमें दूसरा एग्जाम्पल लेके काम करते हैं। हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? 4x + 5, क्या है? 4x + 5 = 65। अब देखो यहाँ पे 65 में कोई वेरिएबल नहीं है, बट ये खुद एक एक्सप्रेशन है बिकॉज इसके ये कांस्टेंट है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ आपका एक्सप्रेशन हुआ। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपका LHS और RHS आपस में होने चाहिए इक्वल। अब इक्वल है, अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो ये आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है ऑन दी डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल x, बिकॉज यहाँ पे हम अपना वेरिएबल x यूज कर रहे हैं। क्लियर है बात? फिर वो क्या बोल रहे हैं कि जो LHS है वो आपका 4x + 5 है और जो RHS है वो आपका 65 है, तो आपस में दोनों इक्वल आ जाएंगे। एंड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस बिटवीन टू एक्सप्रेशन। बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहा है? कि दोनों वैल्यूज इक्वल है। आपने बीम बैलेंस देखा होगा, उसमें क्या होता है कि आपकी वो एक पॉइंट पे कनेक्टेड होता है एंड यू हैव सम अमाउंट ऑफ वेट ऑन बोथ द साइड्स, है ना। तो अगर आपका यहाँ पे 50 kg का वेट है और यहाँ पे आपका 20 kg का वेट है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बैलेंस हो पाएगा? क्या दोनों का वेट बैलेंस हो पाएगा? सेम लेवल पे आ पाएगा? नहीं, सेम लेवल पे कभी नहीं आएगा। ये आपका नीचे गिर जाएगा एंड ये आपको थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, बिकॉज आपका वेट जो है वो ये वाला कम हो गया एंड ये वाला वेट आपका ज़्यादा हो गया, तो ये नीचे गिर जाएगा। पर हमें इसे बैलेंस करना है, इक्वल लेवल पे लाना है, वो होती है हमारी इक्वेशन, ताकि हम उसमें बैलेंस कर सकते। तो यहाँ हम बोल सकते हैं 50 - 30 कर दें, 50 - 30 करें तो ये आपका इक्वल कहला सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो जल्दी से एक बार गो थ्रू करते हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन आपकी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है यूजिंग इक्वालिटी, दैट इज इक्वल टू का साइन। जैसे कि मैंने लिखा कि 7x + 13, ये आपका एक एक्सप्रेशन है और मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है विच इज़ 15। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि आपके दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों अगर आपस में बैलेंस हो गए यानी कि इक्वल हो गए, तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन।
दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन में कोई इक्वल का साइन नहीं होता है, बस एक बेसिक सी स्टेटमेंट होती है, बट इक्वेशन में आपकी कंडीशन आ जाती है। कंडीशन यानी कि जो कि आपके वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है या वेरिएबल को चेंज भी कर सकती है, एंड इक्वल टू का साइन आ जाए तो ये आपकी हो गई एक इक्वेशन जहाँ पे आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में होते हैं इक्वल। क्लियर है बात? तो ये है हमारी बेसिक इक्वेशन की बात, जहाँ पे हम वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और आपके इक्वल टू का साइन यूज करके एक स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, एक कंडीशन फॉर्म करते हैं जो कि बैलेंस होनी चाहिए, जो कि आपकी बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। क्लियर है बात? पक्का? आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रांसलेशन इनटू सिंबल्स के, कि अब आपके पास कोई स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इसको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, या आप कह सकते हो कि आपको उसे मैथमेटिकल टर्म्स में चेंज करना है, मैथमेटिकल टर्म्स में चेंज करना है, मैथमेटिकल सिंबल्स में या टर्म्स में इसको चेंज करना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम पहला पार्ट देखते हैं, वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ 3 टाइम्स हमें सम निकालना है। सम मतलब कि हमें एडिशन करना है, हमें ऐड करना है। सम मतलब कि सम ऑफ 10 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, आपको उन 2 नंबर्स को ऐड करना है। सम का मतलब कि हमें एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है? ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर। 3 टाइम्स का मतलब क्या, देखो स्टेटमेंट को, वर्ड्स को आपको अगर कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल टर्म्स में तो आपको अपने वर्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। पूरा स्टेटमेंट पढ़ के एक ही बार में आपके दिमाग में कंडीशन नहीं आ जाएगी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना है ताकि हम उन्हें ब्रेक कर सके। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आया अब 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या, देखो मैं आगे नहीं जा रही, मैं आगे जा ही नहीं रही, मैं 3 टाइम्स पे ही रुक गई। इसका क्या मतलब है, पहले मुझे ये बताओ, है ना, कि ये जो मैं 2 लेटर्स, जो 2 वर्ड्स पढ़े हैं, इनका क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 तो आ रहा है, और टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स मीन्स कि हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, कोई नंबर, कोई नंबर। अब क्या हमें नंबर की वैल्यू पता है? नहीं, ये हमारे लिए एक अननोन वैल्यू है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट दी नंबर बी एक्स। मैंने क्या बोला कि जो वेरिएबल होता है वो हमारा एक अननोन वैल्यू होती है। तो क्या यहाँ पे मुझे वो वैल्यू पता है? क्या मुझे ये नंबर पता है? नहीं पता है। तो मैंने उस नंबर को एक वेरिएबल असाइन कर दिया, उस वैल्यू को, उस नंबर को मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि मैं नंबर की जगह अब इमेजिन कर सकती हूँ, विजुअलाइज कर सकती हूँ कि मैं वहाँ पे एक एक्स को मान लूँगी। क्लियर? तो मुझे 3 टाइम्स अ नंबर करना है, 3 टाइम्स नंबर, यानी कि 3 इंटू नंबर। 3 इंटू नंबर क्या है मेरा, एक्स, है ना, वो मेरा एक्स है। क्लियर है बात? तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या फर्स्ट लाइन है वो क्या आ गई, सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर। और सम किसका निकालना है, 3 टाइम्स अ नंबर का, एंड 11 हमारा पहला जो नंबर है वो है 3x, 3 टाइम्स x एंड 11, इसमें हमें 11 को ऐड करना है। तो सम क्या बन रहा है, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज, इसका मतलब, इसको डिकोड करेंगे तो मैथ्स के टर्म्स में इसका मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब हुआ कि इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 32। क्लियर है बात? तो फॉर्म एन इक्वेशन, तो इक्वेशन बनी कि नहीं, 3 टाइम्स अ नंबर। इसको मैं अगर शॉर्टर वे में चाहूँ तो मैं सिंपल टर्म्स में 3x + 11 इक्वल टू 32 लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास स्टेटमेंट है कि आपको सम निकालना है। सम मतलब कि हमें 2 नंबर से मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। पहला नंबर क्या है, 3 टाइम्स अ नंबर। नंबर क्या है मैंने नंबर क्या ले लिया, x ले लिया। तो 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू नंबर विच 3 इंटू एक्स, उससे मुझे ऐड करना है 11 और सम आ रहा है 32, यानी कि वैल्यूज़ को ऐड करने पे आंसर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 5, क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 5 को माइनस करो। तो यानी कि जो 5 है वो मुझे माइनस करना है, क्लियर है बात? फिर किसमें से माइनस करना है, 6 टाइम्स अ नंबर। तो यहाँ पे मैंने नंबर को फिर से क्या ले लिया, x ले लिया। तो यहाँ लिखा मैंने लेट द
बी एक्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स मतलब 6 इंटू नंबर, नंबर माने कि x, तो ये हो गया 6x। ठीक है, अब मुझे इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब कि माइनस करेंगे 5 को। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यू गेट, गेट मतलब जो आपका आंसर आएगा, जो आपकी इक्वल टू की वैल्यू आएगी, मतलब इक्वल लगाया तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट है, जो आपके पास ये रिजल्ट है, ये किसके बराबर आएगा, 7 के। किसके बराबर आएगा, 7 के। तो अगर हम ऐसे अपने वर्ड्स को तोड़ तोड़ के डिकोड करके अगर इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमें बहुत आसानी से सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम इसका रिवर्स ट्राई करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, अब हम इसको वर्ड्स में लिखने का ट्राई करेंगे, बेसिक वर्ड्स में। तो पहला हमारे पास क्या है, p + 4 = 15। p क्या है, p हमारी एक अननोन वैल्यू है, अननोन नंबर है ना। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि सम, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो मैंने सम वर्ड यूज कर लिया, सम ऑफ अ नंबर एंड 4 = 15। क्या बोला मैंने कि सम ऑफ, यहाँ पे मैं सिंपल एडिशन कर रही हूँ किसका, p का और 4 का। p मतलब एक अननोन नंबर, एक अननोन वैल्यू, तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ अ नंबर, कोई एक अननोन वैल्यू का सम, एंड सम किसका करना है, 4 का। इन दोनों का सम = 15। हो गया, क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं, विच इज 2m = 7। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सोचो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2m = 7। m अगेन यहाँ पे हमारा एक अननोन वैल्यू है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 × हो रहा है, यहाँ पे 2m का मतलब क्या है कि ये आपका 2 × m हो रहा है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ कि ट्वाइस मतलब मुझे डबल करना है, डबल करना है, तो आप डबल भी बोल सकते हो या ट्वाइस भी बोल सकते हो। ट्वाइस अ नंबर या डबल ऑफ अ नंबर, आप दोनों स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैं दोनों ही लिख दे रही हूँ, डबल ऑफ अ नंबर इज, देखो डबल कर दिया, उसके बाद इक्वल टू का साइन, मतलब कि इज इक्वल टू या इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। मैंने कोई नंबर को डबल किया और आंसर आ गया 7। हो गया, क्लियर है बात? ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट कह रहा है 4p - 2 = 18। अब ये कैसे करेंगे, ट्राई करो जल्दी से, जल्दी से। इसमें हम क्या स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं जिससे कि हम इसको स्टेटमेंट के टर्म्स में लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 4p - 2 gives you 18। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे p है हमारा अननोन, हमारी एक अननोन वैल्यू है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, देखो माइनस हो रहा है तो हम माइनस किसको करेंगे, 2 को करेंगे या 4p को करेंगे, माइनस करना है हमें, सब्ट्रैक्ट 2, जो कि 2 के आगे नेगेटिव का साइन लगा है, 2 के आगे माइनस लगा है, तो हम यहाँ पे 2 को माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट 2, और कहाँ से, फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर, जहाँ पे नंबर हमारा है p। ठीक है, तो हमने क्या, हमें मिलेगा क्या, यू गेट 18। अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने 4p में से, यानी कि 4 टाइम्स अ नंबर से, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 18। इसी को हमने वर्ड्स के फॉर्म में फ्रेम कर लिया। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस आपको हमारा जो चैनल है कि किसी भी लेवल पे आपको हेल्प कर रहा हो, आपको जो भी चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम और भी जो कंटेंट आपको देते रहे उसका अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहे। क्लियर है? ताकि आपको कहीं और जाके कुछ पूछना ना पड़े, आप डायरेक्टली यहीं आके यहीं से आप पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट पे, बैलेंस रूल। अभी हमने बात की बैलेंस की, कि आपकी जो इक्वेशन होती है वो एक कंडीशन होती है और वो बैलेंस्ड होती है। मतलब कि एन इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग बैलेंस, वेइंग बैलेंस की तरह होता है कि आप वे कर रहे हो, ठीक है, आपने एक वेइंग मशीन ले ली, आप वे कर रहे हो, आपको दोनों एंड्स पे आपके पास इक्वल वेट हो। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, बोथ साइड्स मस्ट रिमेन इक्वल आफ्टर एनी ऑपरेशन।
कोई भी ऑपरेशन करने के बाद, कुछ भी काम करने के बाद, आपने प्लस किया, आपने माइनस किया, आपने घटाया बढ़ाया, आपने डिवाइड कर दिया, उसको 10 गुना कम किया, 10 गुना बढ़ा दिया, जो भी आपने किया, जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए, एंड में जाके आपके दोनों जो साइड्स है वो आपके बैलेंस रहे, ऊपर नीचे वेइंग जो है आपकी कम ज़्यादा ना हो, दोनों का वेट आपका इक्वल आए। ये है बैलेंसिंग रूल आपके इक्वेशन में। क्लियर है बात? ठीक है, तो आपके जो बेसिक ऑपरेशन के रूल्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, एड सेम नंबर टू बोथ साइड्स इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 4। क्या बोला मैंने? x इज इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ पे अगर x में भी +2 कर दूं और 4 में भी +2 कर दूं, तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट साइड पे भी +2 किया और राइट साइड पे भी +2 कर दिया, तो ये जो आंसर आएगा ये भी हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। अब इसको एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि मान लो मेरे पास एक वेइंग मशीन है, मैंने एक साइड पे रखा 10 kg और दूसरे एंड पे रखा 10 kg, तो क्या ये इक्वल होगा? क्या आपका वेट इक्वल है? हाँ भाई इक्वल है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपका 5 kg बढ़ा दिया और यहाँ भी 5 kg बढ़ा दिया, तो मैंने आपकी इक्वल वैल्यू में इक्वल वैल्यू ही बढ़ा दी, तो आंसर भी तो आपका इक्वल ही आएगा, विच वुड बी 15 kg ऑन बोथ द एंड्स। दोनों साइड्स पे आपको 15 kg ही आएगा। तो यानी कि अगर आपके कोई दो इक्वल वैल्यूज़ है, कोई भी आपकी दो इक्वल वैल्यूज़ है, ठीक है, इक्वेशन आपकी दी गई है, आपने अगर 2 को ऐड किया है दोनों एंड्स पे, लेफ्ट पे भी राइट पे भी आपने 2 को ऐड किया है, तो वो वैल्यू भी आपकी आपस में सेम ही आएगी। क्लियर है बात? सेम अप्लाई होता है फॉर सब्ट्रैक्शन, कि अगर मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 2 या मैंने बोला x इज इक्वल टू 4 और मैंने दोनों एंड्स पे 4 को माइनस कर दिया, सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, तो ये आपके पास आया x माइनस 4 एंड आया 4 माइनस 4। लेफ्ट पे आएगा x माइनस 4 और 4 के पास आएगा 4 माइनस 4, तो ये भी आपस में इक्वल आएगा बिकॉज आपने इक्वल वैल्यू को ही सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर है बात? देखो सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास और आपके फ्रेंड के पास 4 चॉकलेट्स हैं ईच। आपके पास भी 4 चॉकलेट्स हैं, आपके फ्रेंड के पास भी 4 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, मैंने आपसे 2 ले ली और आपके फ्रेंड से 2 चॉकलेट्स ले ली, तो कितनी बची आपके पास? क्या आपके पास ज़्यादा है आपके फ्रेंड से? नहीं, आपके पास 4 थी, मैंने आपसे 2 ले ली। आपके फ्रेंड के पास भी 4 थी, उससे भी मैंने 2 ले ली, तो आपके पास भी 2 बची और आपके फ्रेंड के पास भी 2 बची, यानी कि सेम वैल्यू इज रिमेनिंग फॉर बोथ यू एंड योर फ्रेंड। तो अगर आपके पास सेम वैल्यूज़ हैं एंड हम सेम वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका रिमाइंडर यानी कि जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, वो भी आपस में सेम ही होगा। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सेम नॉन जीरो नंबर। मतलब कि मैंने अगेन बोला कि x अगर 4 के बराबर है, अब मैं यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। लेफ्ट पे भी मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट पे मैंने 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू को डबल कर दिया, तो वो भी आपका आंसर आपस में सेम ही आएगा। क्लियर है? बट अगर आपकी कोई सेम वैल्यूज है, आप सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, सेम गोज विद डिविजन। अगर मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 4 एंड मैंने x को डिवाइड किया 2 से और 4 को डिवाइड किया 2 से, तो मैंने यहाँ क्या किया, सेम वैल्यूज थी, x एंड 4 आपस में इक्वल है, उनको मैंने सेम वैल्यू से डिवाइड किया, मैंने उनको डिवाइड किया बाय 2, दैट इज सेम वैल्यूज, तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो भी सेम ही आएगा। क्लियर है बात? वो भी आपका सेम ही आएगा। बट अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है नॉन जीरो वैल्यू से। अब मैंने यहाँ पे नॉन जीरो क्यों मेंशन किया ये एक बार देखते हैं। अगर मैंने बोला आपको कि x इज इक्वल टू 4 और मैंने आपको बोला कि मैं सेम वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। x इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो ये आपका आ गया, ये भी 0, ये भी 0 है ना, तो आप सेम तो आएगा, आंसर आपका सेम ही आया, और वेरिएबल ही गायब हो गया, देखो वेरिएबल ही हट गया, है ना। इसीलिए डिवाइड में भी सेम केस होता है,
कि x इक्वल टू 4, मैंने यहाँ पे किया x डिवाइड बाई 0 और 4 डिवाइड बाई 0। अगर हम कोई भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। तो यहाँ भी आपकी वैल्यू आ गई अनडिफाइंड और यहाँ भी आपके पास आ गया अनडिफाइंड। इक्वल तो आ रहा है, ये भी अनडिफाइंड है वो भी अनडिफाइंड है, बट इक्वल कह नहीं सकते या आप इसको एक तरीके से उसको फॉर्म में लिख नहीं सकते स्टेटमेंट के फॉर्म में। इसीलिए हम यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करते हैं तो हम नॉन जीरो वैल्यूज़ की बात करते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो जीरो नहीं है, जैसे कि 5, 15, 20, 3, 4 इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। क्लियर है बात। अब जो ये ऑपरेशंस हैं प्लस का, माइनस का, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये हम यूज़ करते हैं टू आइसोलेट द वेरिएबल। यही मेथड हम यूज़ करते हैं, यही ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने वेरिएबल को आइसोलेट कर सके, अकेला कर सके। इस मेथड में हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं कि हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग दीज ऑपरेशंस। क्लियर है। सबसे पहला हमारे पास ये हम मेथड कर रहे हैं यूजिंग ऑपरेशन रूल्स। जो अभी हमने ऑपरेशन रूल्स पढ़े हैं हम उनके बेस पे अपने इसको वेरिएबल को आइसोलेट करेंगे। तो हमारे पास पहला क्या है, x माइनस 3 इज 10 है ना, x माइनस 3 आपका 10 है। अगर मैं दोनों साइड्स पे मतलब कि लेफ्ट पे x माइनस 3 है, राइट पे 10 है, दोनों ऐसे प्लस 3 कर दूं, क्या कर दूं, प्लस 3 कर दूं। तो अगर मैंने सेम वैल्यूज में सेम वैल्यू ही ऐड की है तो आपका रिजल्ट भी सेम आएगा, यानी कि x माइनस 3 प्लस 3 और 10 प्लस 3 आपस में इक्वल आएंगे। आपका ये है सेकेंड ऑपरेशन, ये है आपका फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन का। क्लियर है। अब यहाँ देखो माइनस 3 प्लस 3 आपका आ गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3 प्लस 3 आपने कोई चीज़ माइनस की एंड सेम वैल्यू ऐड करी तो आप ओरिजिनल वैल्यू पर ही लैंड कर गए, तो आपकी x बचेगा यहाँ पे और आपका राइट साइड पे आ गया प्लस करने पे 13। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू है 13। एक बार रख के देख लेते हैं, है ना। हमारे पास क्या था, हमारे पास है x माइनस 3 इक्वल टू 10। अब जहाँ x है वहाँ मैं अगर वैल्यू 13 रख दूँ तो ये हो गया 13 माइनस 3, तो ये आपका 10 आ गया। देखो ये RHS के बराबर है ना, आपका LHS RHS के बराबर आ रहा है, मतलब हमने x की सही वैल्यू फाइंड की है। क्लियर है बात। ठीक है, सेकेंड ट्राई करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 3n प्लस 7 इक्वल टू 25। तो आपको यहाँ पे n को आइसोलेट करना है, तो पहले आपको यहाँ से 7 हटाना होगा। 7 हटाने के लिए यहाँ पे देखो 7 ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका 7 ऐड हो रहा है, तो हम माइनस करेंगे 7 को, दैट इज 3n प्लस 7 और 25 में से हम अपना 7 करेंगे दोनों एंड्स पे माइनस, यानी कि कोई दो वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों एक्सप्रेशंस सेम है और हम सेम वैल्यू को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी सेम आएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस 7 माइनस 7 आ गया, कैंसिल हो गया और ये बचा 3n। यहाँ आपके पास हुआ 25 माइनस 7 जो कि हो गया 18। तो अब आपके पास क्या आया, 3n इज 18। यहाँ पे कितना आया, 3n इज 18। अब आपको 3 को हटाना है। अब आप 3 को हटाने के लिए क्या करोगे, आपको n को अकेला करना है, तो आपको 3 यहाँ से रिमूव करना होगा। तो 3 को अब देखो यहाँ पे 3 और n आपस में हो क्या रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 और n आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड। हम 3n और 18 में 3 को कर देंगे डिवाइड, अगर हमने सेम वैल्यूज़ में अपना सेम वैल्यू ही डिवाइड किया है तो आपका रिजल्ट भी सेम आएगा, बट डिवीजन में जो हमने वैल्यू ली है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या n, और यहाँ पे आपका बचेगा 6, तो आपकी n की वैल्यू आ गई 6। उसको आप रख के चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने 6 को रखा, यहाँ पे 6 रखा, तो ये आया आपका 3 इंटू 6 प्लस 7 दैट इज 18 प्लस 7 जो कि आया 25। देखो राइट साइड भी आपका 25 आ रहा है और लेफ्ट साइड भी हमने 25 फाइंड किया। क्लियर है बात। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं और यहाँ पे मैं स्टेप वाइज करूँगा तो उस पर ध्यान देना।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 5y इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो 5 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या बोलेंगे, डिवाइड 5 ऑन नहीं फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि लेफ्ट से भी एंड राइट से भी। तो मैंने क्या किया 5y अपॉन 5 और 25 अपॉन 5 डिवाइड कर रही हूँ, है ना। तो 5y अपॉन 5 बचा हमारे पास y, बिकॉज आपका 5 हो जाएगा कैंसिल, है ना। राइट साइड पे क्या बचेगा, 25 अपॉन 5 कैंसिल करने पे आपके पास बचा 5, तो आपकी y की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है। अब ये वाला आप जो क्वेश्चन है ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपका आंसर, इसको आइसोलेट करने पे p को आपका आंसर p की वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर है बात, मतलब कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोजिंग पे कि ट्रांसपोजिंग क्या होता है। अभी तक हमने समझा कि हम अपने साइज चेंज किए बिना हमारी वैल्यूज़ जहाँ थी हमने उनको वहीं यूज़ किया, और हमने कुछ वैल्यूज़ को आइसोलेट करने के लिए ऑपरेशन मेथड यूज़ किया कि हम अपने ऑपरेशंस का जो रूल्स था वो यूज़ करके अपनी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। बट यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफरिंग योर वैल्यूज़ या वेरिएबल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करेंगे किसको ट्रांसफ़र करेंगे, अपने वेरिएबल को अकेला करने के लिए जो बाकी के टर्म्स हैं जिससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस या जो भी ऑपरेशन लग रहा होगा उनको उन वैल्यूज़ को हम चेंज कर देंगे या शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स दी अदर साइड। मतलब अगर वो लेफ्ट पे है तो हम उनको राइट पे भेज देंगे, अगर वो राइट साइड पे है तो हम उनको लेफ्ट साइड पे भेज देंगे, लेफ्ट साइड ऑफ दी इक्वल। जैसे कि अगर मैंने बोला कि n-1 इज़ 4, अब मुझे इस 1 को हटाना है, इस 1 को हटाना है n के, बिकॉज मुझे n को करना है अकेला, मुझे n को आइसोलेट करना है, तो मैं इस -1 को चाहूँगी कि ये रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 1 आपका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अगर मैं इसको अदर साइड पे शिफ्ट करती हूँ, अगर मैं 1 को शिफ्ट करती हूँ राइट साइड पे, तो अपोजिट होगा, यानी कि साइन आपका चेंज हो जाएगा। यानी कि n इज इक्वल टू 1 को मैंने वहाँ शिफ्ट किया तो 1 यहाँ हो रहा है माइनस, तो ये वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, अपोजिट साइन उसका आ जाएगा। यहाँ माइनस था, वहाँ जाते ही उसका साइन प्लस आ गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है बात, पक्का। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ट्रांसपोजिंग मीन्स मूविंग अ नंबर और टर्म, कोई नंबर को या टर्म को मूव करना फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन, एक साइड ऑफ द इक्वेशन से दूसरे साइड पे शिफ्ट करना। व्हेन वी ट्रांसपोज वी चेंज द साइन ऑफ द टर्म, जो भी टर्म है या नंबर है जो हमने अपने नंबर को शिफ्ट किया है उसका साइन हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे साइन से हमारा मतलब है कि अगर वो नेगेटिव है तो उधर जाके वो पॉजिटिव हो गया, अगर वैल्यू माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, अगर प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है बस। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास है 4x + 5 = 65, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे x को अकेला करने के लिए 4x को अकेला करना पड़ेगा, तो मैं पहले 5 को शिफ्ट करूंगी राइट साइड पे। तो यहाँ पे आपका 5 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो मेरे पास क्या होगा, मैंने अगर 5 को शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, शिफ्ट 5 टू दी राइट साइड, तो यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, प्लस का अपोजिट साइन माइनस, यानी कि 65 के पास जाते ही 5 हमारा -5 हो जाएगा। यहाँ प्लस था, वहाँ जाते ही माइनस हो गया, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, 4x = 60, ठीक है। अब यहाँ पे आपका x आपको अकेला करना, तो x के साथ क्या है, 4, वो भी मल्टीप्लाई में। अब मुझे यहाँ पे क्लीन करने के लिए, अपने x को अकेला करने के लिए 4 को वहाँ भेजना पड़ेगा, तो 4 तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x आ जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाते ही वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने साइड चेंज की तो मेरे साइंस भी चेंज हो जाएंगे।
क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू डिवाइड करने पे आया 15, तो इसके हिसाब से हमारी x की वैल्यू आ गई 15। क्लियर है बात? ठीक है, आगे इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास x माइनस 3 इज 10, तो अब आपको 3 को शिफ्ट करना है अपने राइट साइड पर। तो यहाँ पे 3 देखो माइनस हो रहा है, मैंने इसको शिफ्ट किया तो ये हो गया 10 प्लस 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 13। देखो पहले भी जब हमने किया था तो हमारी x की वैल्यू 13 ही आई थी, बस मेथड हमने चेंज कर दिया है, बट हमारा आंसर सेम ही आना है। जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा। क्लियर है बात? सेकंड देखते हैं, 3n प्लस 7 इज 25। अब पहले आपको इस 7 को शिफ्ट करना है अपने राइट साइड पे, तो ये हो गया 3n, ये आपका 7 यहाँ प्लस हो रहा है लेफ्ट पे, राइट पे जाते ही 7 आपका माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 7। क्लियर है बात? अब देखो 3n कितना आ गया यहाँ पे आपके पास 18। ठीक है, अब आपको अपने n को अकेला करना, तो यहाँ पे इसके पास 3 है, वो भी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 3 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं n को अकेला करूँ, 3 को मैं राइट साइड पे भेजूँ तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड, दैट इज n इज इक्वल टू 6। क्लियर है? अब आप ये भी प्रैक्टिस में ट्राई करोगे एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपने प्रैक्टिस किया, आपको समझ में आया, तो आपका आंसर क्या आया, फिर मैं उसे क्रॉस एग्जामिन करूंगी। ठीक है बात? क्लियर है? यहाँ तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि क्या कह रहा है, फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज, है ना। अब इस स्टेटमेंट को हम पहले कन्वर्ट करेंगे अपने मैथमेटिकल टर्म्स में, उसके बाद हम यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, हमारी एक सिंपल इक्वेशन आएगी एंड देन हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे टू गेट दी वैल्यू जो भी हमने अज्यूम करी है। तो मैं ये मान लेते हैं, हम इस क्वेश्चन में ये मान लेते हैं कि लेट राजूज एज, कि राजू की जो एज है उसको हमने x लेट कर लिया। अब इसके हिसाब से उसके फादर की एज कितनी आ जाएगी, फादर्स एज इज इक्वल टू, फादर्स एज इज माने इक्वल टू, है ना, 5 years मोर, 5 years ज्यादा, यानी कि प्लस करना है हमको, 5 प्लस करना है, 5 years मोर देन किससे प्लस करना है, 3 times राजूज एज, 3 times, यहाँ पे 3 times का मतलब क्या है कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है x को, बिकॉज हमने राजू की एज को x अज्यूम किया है, हमने माना है कि राजू की एज x है, तो यहाँ पे 3 times राजूज एज हो गई 3x, यानी कि हमें 5 को ऐड करना है 3x में। ये हमें स्टेटमेंट मिला फ्रॉम दी फर्स्ट लाइन। फिर हमें वो क्या कह रहे हैं, फादर इज 44 years ओल्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो फादर की एज है वो कितनी है, 44 years, है ना। तो इसके हिसाब से आपके पास 5 + 3x और 44 आपस में सेम होने चाहिए, बिकॉज पहले स्टेटमेंट में उन्होंने हमें ये बोला कि हमने फादर की एज को x के टर्म्स में, राजू की एज के टर्म्स में हमने उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर हमने आपको एज बता ही दी 44, तो ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों में ही हम फादर की एज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 80Q का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या हमें समझ में आ रहा है, वो ये है कि 5 + 3x हमारा बराबर है 44 के, है ना। क्लियर है बात? अब यहाँ पे हमें एक तरीके से अपने x को आइसोलेट करना है, अकेला करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 5 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। सबसे पहले हम 5 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे हम मेथड यूज कर रहे हैं ट्रांसपोजिंग वाला। ट्रांसपोजिंग हमारे पास 2 मेथड्स थे, ट्रांसपोजिंग सबसे जो हमने भी लास्ट में पढ़ा था, और उससे पहले हमने पढ़ा था अपना बैलेंसिंग का, कि आपकी जो हमने 4 ऑपरेशंस पढ़े थे उनको हम यूज़ करके अपनी x को आइसोलेट कर रहे थे, अपने किसी भी वेरिएबल को आइसोलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास है 5 + 3x, और यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे 5 को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज 5 to RHS राइट हैंड साइड। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आया 3x इज इक्वल टू 5, यहाँ आपका 3x से प्लस हो रहा है तो उधर जाते ही वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 44 - 5।
है ना। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, वहां जाते ही वो उसका अपोजिट साइन आ जाएगा, साइन आपके ऑल्टरनेट हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा, जो कि हो गया माइनस। तो यहाँ पे आपका 3x आ गया, 3x आ गया 39, है ना। अब हम अपने 3 को भेजेंगे राइट साइड पे, यानी कि यहाँ पे आपको जो 3 है वो आपका हो रहा है मल्टीप्लाई x से। अब हम उसको उधर भेजेंगे राइट साइड पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 39 डिवाइडेड बाय 3, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाते ही वो हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने पे 30। इसका मतलब ये हुआ कि राजू's एज इज 13 years। इसका मतलब ये हुआ कि राजू की जो एक्चुअल एज है वो कितनी है, 13 years। और क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये फाइंड किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के ही बेस पर है, बट थोड़ा सा आपका हो सकता है कि आपको वर्ड समझने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। वो क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 मतलब 1/4, है ना। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि आपको 1/4 निकालना है। ऑफ का मतलब मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है क्रॉस, यानी कि मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं ऑफ द नंबर। अब ये जो नंबर है ये हमारा कोई अननोन नंबर है, तो जो भी अननोन वैल्यूज होती है उनको हम वेरिएबल असाइन कर देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे फिर से वही काम कर सकते हैं, क्या कि लेट द नंबर बी x, कि हमने नंबर को x अज्यूम कर लिया। क्लियर है बात। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ द नंबर, यानी कि 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ, मतलब ऑफ हम चलो यहाँ पे ऑफ ही लिख लिया थोड़ी देर के लिए, ऑफ द नंबर जो कि x है। फिर इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, इसका मतलब हो गया इक्वल टू। फिर है 3 मोर देन, 3 मोर हमें 3 हमें प्लस करना है, 3 हमें बढ़ाना है, तो 3 हमें प्लस करना है किसमें, 3 मोर देन 7, 3 मोर देन 7, यानी कि यहाँ पे 3 ऐड करना है 7 में। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमारे पास आया 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10, 3 + 7 हमारा आ गया 10। अब यहाँ से हमें अपने वेरिएबल दैट इज x को आइसोलेट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो फ्रैक्शन है 1/4, इसको हम अगर शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो भी फ्रैक्शन आपका यहाँ पे है हम उसको शिफ्ट करेंगे अदर साइड पे तो वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10 आपका डिवाइड हो जाएगा 1/4 से, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम अपने 1/4 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, तो हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट पे सिर्फ x बचेगा, राइट पे हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 1/4 हो जाएगा। वाई, बिकॉज आपका 1/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई मतलब कि जैसे हम साइड चेंज करेंगे, हम जिसको लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे उसकी पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, साइन पलट जाएंगे, तो साइंस वुड चेंज। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वहां जाते ही डिवाइड हो गया। तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 10 इंटू 4, है ना। यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है कि आप 10 से डिवाइड कर रहे हो 1/4 को, यानी कि 10/1/4, है ना। तो ये आपका 10 इंटू 4 ही आएगा, है ना। डिवाइड के बाद जो साइन होता है उसके बाद हम उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल करने पे आपके पास क्या आ गया, 4/1 या 4, है ना। साइन मैंने चेंज किए, डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो उसके बाद की वैल्यू है वो आपकी रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 1/4 था, मैंने उसको 4/1 लिख दिया। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 40। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें नंबर फाइंड करना है वो क्या था, 40। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 40। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि वर्ड प्रॉब्लम्स हमें कैसे सॉल्व करने हैं और किस फॉर्मेट में हमें इन्हें अपने टर्म्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहे एंड इन द एंड आई वुड से थैंक यू फॉर वाचिंग, कि आपने पूरा लेक्चर देखा। वी डू रियली अप्रिशिएट दैट। एंड अगर आपको कुछ भी हेल्प लगी हो, कि आपको लगा होगी इससे आपको कुछ फायदा हुआ है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।